साथियों, हम लोग राजनीति विज्ञान की क्लास करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि राज्य का जो कार्य संबंधी सिद्धांत है उसके अंतर्गत आज जो चर्चा करेंगे वह है राज्य के जो कार्य संबंधी सिद्धांत है उसमें एक है आदर्शवादी सिद्धांत। पिछली क्लास में हम लोगों ने राज्य के उदारवादी और समाजवादी कार्य को देखा था। तो आज हम चर्चा करते हैं तो राज्य के आदर्शवादी जो कार्य से संबंधित सिद्धांत है उसकी चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं कि पहला बिंदु क्या है। इस विचारधारा के अनुसार संसार का एक मूल बीज एक शाश्वत चेतना है। अर्थात जो आदर्शवादी है वह कल्पनाओं पर आधारित एक विचारधारा है। आदर्शवाद व्यक्ति की कल्पनाओं पर आधारित एक विचारधारा है। वही कहता है आदर्शवाद कि संसार का जो मूल बीज है, जहां से हर चीज की उत्पत्ति होती है, वह क्या है? व्यक्ति की शाश्वत चेतना, व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता है, उसी के आधार पर यह जो संसार है उसकी सारी गतिविधियां एक्टिव होती हैं, चलती हैं। तो ये जो चेतना है व्यक्ति का, यही व्यक्ति की जो कल्पना करने की शक्ति है, उसे वही शाश्वत चेतना है। उसी से जो शाश्वत चेतना है व्यक्ति की, उसे हम विचार भी कह सकते हैं। शाश्वत चेतना को हम विचार भी कह सकते हैं। उसके बाद प्रत्यय भी कह सकते हैं, उसे विवेक और आत्मा, इन तमाम नामों से हम इस शाश्वत चेतना को समझ सकते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं अगला बिंदु क्या है। अगले बिंदु में व्यक्ति इसी चेतना का जो शाश्वत चेतना है, जिसे हम विचार, प्रत्यय, विवेक या आत्मा कहते हैं, व्यक्ति इसी चेतना का अपूर्ण रूप है। जबकि जो राज्य है वह एक पूर्ण व्यक्ति है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति एक अपूर्ण चेतना है, एक अपूर्ण रूप है, और जो राज्य है वह एक पूर्ण रूप है। अपूर्ण रूप कैसे है चेतना का? क्योंकि व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता है, जो सीमा है, वह क्या है? वो असीमित है। वह एक उसकी जो धीरे धीरे सोचता, कोई भी चीज सोचेगा व्यक्ति कि हमें, जैसे हम घर पे थे, जब हमने इंटर किया तो हमने यह विचार किया कि, या फिर आपने भी यह सोचा होगा कि हम चलेंगे इलाहाबाद, तैयारी करेंगे, टीजीटी बीजीटी देंगे, या फिर आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते थे उसके ऊपर आपने विचार किया। विचार करने के बाद आप यहाँ पे आए, तैयारी करेंगे, शिक्षक बनेंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे तमाम प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं, व्यक्ति सोचता जाता है, आवश्यकताएं आती जाती हैं, उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति की यह चेतना है, यह अपूर्ण है। लेकिन जो राज्य है वह एक पूर्ण है। अब राज्य पूर्ण कैसे है? राज्य पूर्ण अव्यक्ति कैसे? क्योंकि राज्य है, जहां पे व्यक्ति रहता है, वह क्या है? उसकी एक अपनी सीमा है। सीमा के अंदर उसकी एक अपनी सरकार है। सरकार के बाद उसकी अपनी जो शक्ति है, जिसका वो अपना प्रयोग करता है। इन तमाम प्रकार के जहाँ पे व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक रहता है जिस राज्य के अंतर्गत, इसीलिए राज्य को एक पूर्ण व्यक्ति कहता है आदर्शवाद। उसके बाद आइए देखते हैं अगले बिंदु पे। अपूर्ण होने के कारण व्यक्ति जीवन का जब व्यक्ति अपने आप में अपूर्ण है, उसी अपूर्णता को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति का जीवन है, वह क्या करेगा? राज्य में अपने आप को मिला देता है। व्यक्ति का जो जीवन है, जो चेतना है, वह अपूर्ण है, और राज्य क्या है? एक पूर्ण रूप है। व्यक्ति के जो जीवन का उद्देश्य है कि अपने आप को हम पूर्ण बनाएं। पूर्ण बनाने के लिए व्यक्ति अपने आप को राज्य में जो पूर्ण है उसी में अपने आप को
मिला देता है, क्योंकि राज्य व्यक्ति का पूर्ण रूप है, जिसे हम आदर्श रूप कहते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं कि अपूर्ण होने के कारण व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य पूर्णता की प्राप्ति है, अर्थात राज्य में अपने आप को मिला देता है, क्योंकि राज्य व्यक्ति का पूर्ण रूप है और आदर्श रूप है। ठीक, समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं अगले बिंदु पे। जितने भी बिंदु यहाँ पे हैं, जितने भी तथ्य हमने यहाँ पे लिखा है, वह अपने आप में सब के सब बहुत महत्वपूर्ण है, उससे हमें बहुत ध्यान से देखना है। जितने बिंदु हैं ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगला बिंदु क्या है, अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है राज्य को व्यक्ति के जीवन का आदर्श बनाने के कारण ही, राज्य को व्यक्ति के जीवन का आदर्श बनाने के कारण ही इसे आदर्शवादी विचारधारा कहा जाता है। कौन सी विचारधारा है? आदर्शवादी विचारधारा है, आदर्शवादी विचारधारा है। उसके बाद अगला बिंदु क्या है? आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार, आदर्शवादी विचारधारा कहता है कि चूंकि राज्य व्यक्ति का एक मॉडल या आदर्श रूप है, राज्य क्या है? व्यक्ति का एक मॉडल है या फिर आदर्श रूप है, अतः राज्य ही तय करेगा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है कि आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार चूंकि राज्य व्यक्ति का एक मॉडल है, एक स्वरूप है, प्रतिरूप है, अतः राज्य ही तय करेगा, जो राज्य है जो अपने आप में पूर्ण है वही तय करेगा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या है ये फिर? अर्थात जो राज्य है क्या है? नैतिकता का स्रोत है। राज्य क्या है? नैतिकता का स्रोत। आदर्शवाद के अनुसार राज्य क्या है? नैतिकता का स्वरूप है। आदर्शवाद के अनुसार जो राज्य है वही सब कुछ तय करेगा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो राज्य है वह अपने आप में पूर्ण स्वरूप है, वह पूर्ण रूप है, लेकिन जो व्यक्ति है वह अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो आइए इसी से संबंधित जो कुछ राजनीति विचारक हैं उन्होंने आदर्शवाद के अंतर्गत रहते हुए जो परिभाषाएं दी हैं, जो कार्य से संबंधित अपने विचार प्रकट किए हैं, उसमें है कांड। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा हमने जो लिखी है इसे आपको पढ़ लेना है, परीक्षा में पूछा जाता है कि कांट जो कहते कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता है। कांट ने कहा राज्य क्या है? सर्वोच्च नैतिकता है। ध्यान दीजिएगा, कांट महोदय ने कहा राज्य क्या है? सर्वोच्च नैतिकता है। क्यों नैतिकता है? जैसे हमने जिस तरीके से हमने ऊपर देखा, चूंकि व्यक्ति क्या है? राज्य व्यक्ति का मॉडल है, प्रतिरूप है, इसलिए राज्य ही तय करेगा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात जो राज्य है व्यक्ति की नैतिकता का स्रोत है, उसी को कांट महोदय ने परिभाषित किया है कि राज्य क्या है? सर्वोच्च नैतिकता है। अगला जो परिभाषा है बोसांके हैं। बोसांके महोदय ने कहा कि राज्य नैतिकता का मूर्त रूप है। ध्यान दीजिएगा, राज्य क्या है? नैतिकता का मूर्त रूप है। अब यहाँ पे दोनों परिभाषा में थोड़ा सिमिलरिटी, थोड़ा अंतर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें कांट ने कहा राज्य सर्वोच्च नैतिकता है। कांट ने कहा कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता है, और बोसांके ने कहा राज्य नैतिकता का मूर्त रूप है। क्या है? राज्य नैतिकता का मूर्त रूप है। उसके बाद आगे हीगल आते हैं। हीगल के विषय में आगे चर्चा, लेकिन एक परिभाषा इनकी देख लेते हैं। हीगल ने कहा राज्य पृथ्वी पर, हीगल ने कहा राज्य क्या? पृथ्वी पर ईश्वर के द्वारा की गई पदयात्रा है। हीगल महोदय जो कि आदर्शवादी विचारक हैं, उन्होंने कहा कि राज्य क्या है? पृथ्वी पर ईश्वर के द्वारा की गई एक पदयात्रा है। ठीक,
तो तीनों परिभाषा को एक बार फिर देख लेते हैं। बार बार पढ़ने से क्या होगा, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो कांट ने कहा राज्य सर्वोच्च नैतिकता है। बोसांके ने कहा राज्य नैतिकता का मूर्त रूप है। हीगल ने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर के द्वारा की गई एक पद यात्रा है। ठीक, उसके बाद जो अगला बिंदु है उसकी चर्चा करते हैं। अगले बिंदु के अंतर्गत क्या है, राज्य पूर्ण विचार है। राज्य अपने आप में पूर्ण विचार है, परम विवेक है, परम प्रत्यय है, परम आत्मा है। राज्य क्या है, अपने आप में एक पूर्ण विचार है। ठीक, राज्य अपने आप में पूर्ण विचार है, परम विवेक है, परम प्रत्यय है और परम आत्मा है। राज्य को तमाम नामों से जाना जाता है। उसके बाद अगला बिंदु देख लेते हैं। राज्य क्या है, सर्वोच्च शक्ति है। ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे क्या है, राज्य सर्वोच्च शक्ति है। राज्य अपने आप में सर्वोच्च शक्ति है। जो कुछ है राज्य का है, राज्य के लिए है और राज्य के द्वारा है, तभी तो राज्य सर्वोच्च शक्ति बनेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो कुछ भी है राज्य का है, जो कुछ भी है राज्य का है, राज्य के लिए है, राज्य के द्वारा है, अर्थात सब कुछ राज्य में ही सीमित है, राज्य के इतर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ठीक उसी प्रकार जैसे शरीर के कल्याण में ही, जैसे शरीर के कल्याण में ही अंगों का कल्याण है, अर्थात शरीर राज्य है, अर्थात शरीर क्या है, राज्य है, व्यक्ति का है क्या है, अंग है। अब आगे देखते हैं। शरीर के बिना अंग नहीं रह सकता है, वैसे राज्य के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है। फिर ध्यान देते हैं हम लोग इस बिंदु पर, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या है, राज्य अपने आप में सर्वोच्च शक्ति है। राज्य के जो कुछ है राज्य का है, राज्य के लिए है, राज्य के द्वारा है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार शरीर के कल्याण में, जैसे जो शरीर है इसका कल्याण तभी होगा जब जो इसके सारे अंग हैं सबका अपने आप में कल्याण हो। ऐसा है नहीं कि हाथ, ये पूरा शरीर जो है, पूरा शरीर वो पूरा राज्य है, अगर एक हाथ गड़बड़ हो जाएगा, किसी भी तरीके का इसमें दिक्कत आ जाएगी तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। वही इसमें कहा गया है कि शरीर के कल्याण में ही अंगों का कल्याण है। ठीक उसी प्रकार से शरीर राज्य है, व्यक्ति अंग है। शरीर के बिना अंग नहीं रह सकता है, वो जैसे राज्य के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है। अगला बिंदु देख लेते हैं। अगले बिंदु के अंतर्गत अगला बिंदु क्या है, इस तरीके से आदर्शवादी जो सिद्धांत है, जो आदर्शवादी सिद्धांत है वह कहता है कि व्यक्ति, एक बिंदु छूट गया, यहाँ पे देख लीजिए। इस तरह जो यह आदर्शवादी विचारधारा है राज्य के प्रकृति के आंगिक सिद्धांत का समर्थन करता है। अर्थात जो यह आदर्शवादी विचारधारा है राज्य के आंगिक सिद्धांत का समर्थन करता है। ठीक, एक आंगिक सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। उसके बाद अगला बिंदु देख लेते हैं। अगले बिंदु क्या है, इस तरह आदर्शवाद जो सिद्धांत है वह क्या करता है, व्यक्ति के राजाज्ञा के विरोध का, व्यक्ति के राजाज्ञा का जो विरोध है वह व्यक्ति को नहीं देता है। जो आदर्शवाद है वह व्यक्ति को, आदर्शवादी विचारधारा व्यक्ति को राजाज्ञा, राजा के आदेश के उल्लंघन का आदेश नहीं देता है। जब राज्य, जो आदर्शवाद है, जब व्यक्ति को राजाज्ञा के जो आदेश है उसका उल्लंघन करने का आदेश नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, तो जो यह राज्य होगा
यह अधिनायकवाद की ओर झुक जाएगा, अधिनायकवाद की ओर झुक जाएगा। अर्थात जो राजाज्ञा के पालन में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार दोनों सुरक्षित रहेगा। आदर्शवाद कहता है कि जो राजाज्ञा है, जो राजा की आदेश है, उसे ही व्यक्ति को मानना चाहिए। राजा के आज्ञा का उल्लंघन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजाज्ञा के पालन में ही जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है और अधिकार है दोनों सुरक्षित रहते हैं। तो जब पूरी तरीके से राजाज्ञा को सर्वोच्च मान लेता है आदर्शवाद, तो क्या होगा, यहाँ पे आदर्शवाद अधिकतम राज्य की बात करके, अधिकतम राज्य की बात, यहाँ पे व्यक्ति को नगण्य मान लिया जाता है। भाई व्यक्ति को कोई अधिकार तो है नहीं, जो राजा कहेगा वही सब कुछ सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, आदर्शवाद अधिनायकवाद को निमंत्रण दे देता है। ठीक, राजा को, जो राजा का आदेश है, सर्वोच्च मान लेगा, और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, अधिकार है, कहता है कि उसी में सुरक्षित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राजशाही व्यवस्था, अधिनायकवाद स्थापित हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, आगे हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि आदर्शवाद आत्मा की बात करता है। जो आदर्शवाद है वो क्या करता है, आत्मा की बात करता है। जब आत्मा की बात करेगा तो क्या होगा, आध्यात्मवादी विचारधारा आ जाएगा। यहाँ पे पूछा जाता है कि आदर्शवाद आदर्शवादी विचारधारा है। यहाँ पे जो बिंदु है उसकी चर्चा कर लेते हैं। उसमें क्या है, क्योंकि आदर्शवाद आत्मा की बात करता है, अतः इसे आध्यात्मवादी विचारधारा कहा जाता है। अगला क्या है, अगला बिंदु क्या है, विचार या प्रत्यय की बात आदर्शवादी करता है, अतः उसे प्रत्ययवादी विचारधारा कहा जाता है। आदर्शवाद क्या करेगा, आदर्शवाद विचार या प्रत्यय की बात करता है, अतः इसे प्रत्ययवादी विचारधारा भी कहा जाता है। अब अगले बिंदु पर हम लोग देखेंगे कि आदर्शवादी जो विचारक हैं उनमें कौन कौन है। तो यहाँ पे देखिए, प्रमुख जो आदर्शवादी हैं उनकी चर्चा करते हैं। इसमें हम 3 प्रकार के जो आदर्शवादी विचारक हैं उनकी चर्चा करेंगे। 3 प्रकार के जो आदर्शवादी हैं उनमें पहला कौन है, अगर देखेंगे पहले बिंदु में प्राचीन आदर्शवादी, उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रिटिश आदर्शवादी, उसके बाद हम लोग देखेंगे जर्मन आदर्शवादी। प्राचीन आदर्शवादी, ब्रिटिश आदर्शवादी और जर्मन आदर्शवादी। इन तीनों विचारधाराओं में जो आदर्शवादी हैं उनमें जो आदर्शवाद के समर्थक हैं, अब उनको देखते हैं। जो प्राचीन आदर्शवादी हैं, जो प्राचीन आदर्शवादी हैं उनके अंतर्गत 2 समर्थकों को देखते हैं, जिनमें एक प्लेटो हैं, दूसरे अरस्तु हैं। उसके बाद अगला देखते हैं जो ब्रिटिश आदर्शवादी हैं। ब्रिटिश आदर्शवादी के अंतर्गत हम देखते हैं कि उनमें ग्रीन का नाम है, ब्रिडले का नाम है और बोसांके। ब्रिटिश आदर्शवादी में अगर हम बात करें, ग्रीन है, ब्रिडले हैं और बोसांके हैं। ठीक, उसके बाद अगला बिंदु क्या है, अगले में जर्मन आदर्शवादी। जर्मन आदर्शवादी के बीच जो विचारक है उनमें क्या नाम है उनका, हीगल, फिक्टे और कांट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है बार बार कि आदर्शवादी विचारक कौन है, आदर्शवादी विचारक कौन है। तो उनमें आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे जो प्राचीन, इनको हम 3 भागों में बांटे हैं, समझने में आसानी रहेगी। तो जो पहले हैं उसमें प्राचीन आदर्शवादी के अंतर्गत प्लेटो और अरस्तु हैं। उसके बाद ब्रिटिश आदर्शवादी जिसके अंतर्गत ग्रीन है, ब्रिडले हैं और बोसांके हैं। उसके बाद जो जर्मन आदर्शवादी हैं उसके अंतर्गत हीगल हैं, फिक्टे हैं और कांट हैं। ठीक, हम आशा करते हैं कि जो विचारक है आपको समझ में आ गया होगा। आप फिर पढ़ लीजिएगा, इसे कई बार देख लीजिएगा, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है।
उसके बाद अगला बिंदु देख लेते हैं। अगले बिंदु में यही चर्चा करते हैं आदर्शवाद आधुनिक विचारधारा है। जो आदर्शवाद है यह एक आधुनिक विचारधारा है। अगर इसके नेता की बात करें, जहां से आधुनिक विचारधारा की शुरुआत होती है, इसके नेता कौन है? इसके नेता है हीगल। इनके नेता कौन है? हीगल है। आदर्शवाद एक आधुनिक विचारधारा है। इसके जो अगुआ है, इसके जो नेता है, वो कौन है? हीगल है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगला बिंदु जो है, प्लेटो और अरस्तु जैसे ग्रीक विचारकों को भी आदर्शवादी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों राज्य को एक नैतिक और प्राकृतिक संस्था मानते हैं। प्लेटो और अरस्तु को भी हम आदर्शवादी की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि प्लेटो और अरस्तु राज्य को एक नैतिक और प्राकृतिक संस्था मानते हैं। और देखते हैं, दोनों राज्य और व्यक्ति में आंगिक या अंग का संबंध स्थापित करते हैं। जो प्लेटो और अरस्तु हैं, यह राज्य और व्यक्ति में अंगीय और अंग का संबंध स्थापित करते हैं। आगे देखते हैं अगले बिंदु पे, जो जर्मन के आदर्शवादी हैं, उनमें प्रमुख नाम क्या है? किनका है? हीगल है। जर्मन जो आदर्शवादी हैं, उनमें जो प्रमुख हैं, वो क्या नाम है उनका? उनका नाम है हीगल। हीगल कहाँ के निवासी हैं? हीगल जर्मन के निवासी हैं। तो आगे देखते हैं, अब जो हीगल की परिभाषा है, जैसे हम लोग पीछे पढ़ा था, यहाँ पे उसमें क्या है? हीगल ने कहा राज्य क्या है? पृथ्वी पर ईश्वर की पदयात्रा है। हीगल ने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की पदयात्रा है। उसके बाद आगे देखते हैं, हीगल राज्य को सर्वोच्च विवेक या सर्वोच्च विचार कहा। हीगल ने कहा, हीगल राज्य को सर्वोच्च विवेक या सर्वोच्च विचार कहा है। हीगल राज्य को सर्वोच्च विवेक और सर्वोच्च विचार कहा है। उसके बाद देखते हैं जर्मन आदर्शवादी। जो जर्मन आदर्शवादी हैं, जिसमें हीगल हैं, फिक्टे हैं, कांट हैं, इन्होंने राज्य को साध्य माना है। राज्य को साध्य माना है, क्योंकि राज्य अपने आप में पूर्ण है। उसी पूर्णता की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को अपने आप को मिला देना होता है। ठीक। उसके बाद वही जो ब्रिटिश आदर्शवादी हैं, जो ब्रिटिश आदर्शवादी हैं, ब्रिटिश आदर्शवादी के अंतर्गत जो ग्रीन है, ब्रेडले हैं, बोसांके, ये जो ब्रिटिश आदर्शवादी हैं, ये क्या कहते हैं? ये राज्य को साध्य और साधन दोनों मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो जर्मन आदर्शवादी हैं, तो जर्मन आदर्शवादी हैं जिनमें हीगल, फिक्टे और कांट आते हैं, वह राज्य को केवल साध्य मानते हैं। ठीक। उसके बाद जो ब्रिटिश आदर्शवादी हैं, जो ब्रिटिश आदर्शवादी हैं, जिनमें ग्रीन, ब्रेडले और बोसांके आते हैं, ब्रिटिश आदर्शवादी राज्य को साध्य और साधन दोनों मानते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ब्रिटिश आदर्शवादी हैं, राज्य को साध्य और साधन दोनों मानते हैं। जब दोनों मानेंगे तो क्या होगा? फिर देखिए यहाँ पे, जब साध्य और साधन मानते हैं, दोनों मानते हैं, तो आदर्शवाद हो जाता है। ठीक। जब ब्रिटिश आदर्शवादी राज्य को साध्य और साधन दोनों मानते हैं, तो यह आदर्शवाद हो जाता है। और जब ये ब्रिटिश आदर्शवादी राज्य को केवल साधन मानते हैं, राज्य को केवल जब साधन मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये उदारवादी हो जाते हैं। ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिए। यहाँ पे दो बातें निकल के सामने आ रही है कि जो ब्रिटिश आदर्शवादी हैं, जिनमें ग्रीन, ब्रेडले और बोसांके आते हैं,
जब वो राज्य को साध्य और साधन, जब साध्य और साधन दोनों मानेंगे तो क्या हो जाएगा, आदर्शवाद हो जाएगा। तो आदर्शवाद हो जाएगा। और जब यही राज्य को केवल साधन मानेंगे, जब केवल राज्य को साधन मानेंगे तो क्या होगा फिर यहाँ पे यह उदारवाद में परिवर्तित हो जाएगा, उदारवादी विचारधारा आ जाएगी। आगे देखते हैं अगले बिंदु में। अगला बिंदु क्या है, राज्य के कार्य के विषय में। राज्य के कार्य के विषय में जो ग्रीन है वो कहते हैं कि राज्य का कार्य, जो राज्य का कार्य है वह क्या है, व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं उसे दूर करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्रीन ने कहा राज्य के कार्य का जो कार्य है वह व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। अब बाधाएं कौन कौन सी हैं, जैसे बेकारी है, बीमारी है, अज्ञानता है, नशाखोरी है। ये जो है व्यक्ति की जो नैतिक जीवन है उसमें बाधा डालते हैं। अतः राज्य का कार्य है कि व्यक्ति के नैतिक विकास में, नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। ठीक, आगे देखते हैं ग्रीन। अतः ये जो व्यक्ति के नैतिक जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, इन्हीं बाधाओं को दूर करके राज्य क्या बन जाते हैं, राज्य कल्याणकारी राज्य के समर्थक बन जाते हैं। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्रीन जो है जब व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने राज्य का प्रमुख कार्य बता दिया, तो यही ग्रीन कल्याणकारी राज्य के समर्थक बन जाते हैं। उसके बाद अगले में देखते हैं, अगले बिंदु में क्या है, अब इसी कल्याणकारी राज्य को सकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। ठीक, इसी कल्याणकारी राज्य को सकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। अतः ग्रीन को कल्याणकारी और सकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक कहते हैं। ग्रीन को सकारात्मक उदारवाद, कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है, एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। जब ग्रीन राज्य के कार्य को कहते हैं कि राज्य आपका केवल कार्य यही है कि व्यक्ति के नैतिक जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं आप उसे दूर कीजिए। वो बाधाएं कौन कौन सी हैं, वो बाधाएं हैं बेकारी, बीमारी, अज्ञानता और जो नशाखोरी है, आप इसे दूर कीजिए। इसी की चर्चा करके ग्रीन कल्याणकारी राज्य के समर्थक बन जाते हैं। उसके बाद इसी कल्याणकारी राज्य को सकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। अब इसे ही ग्रीन कल्याणकारी और सकारात्मक उदारवाद के प्रतिपादक बन जाते हैं। उसके बाद अगले बिंदु की चर्चा करते हैं। अगले बिंदु में ग्रीन के नेतृत्व में, जो ग्रीन है, जो ब्रिटिश आदर्शवादी है, ग्रीन के नेतृत्व में ब्रिडेले, बोसांके जैसे ब्रिटिश आदर्शवादी उदारवाद में आदर्शवादी संशोधन कर देते हैं। अतः पहले का उदारवाद सकारात्मक उदारवाद में बदल जाता है। ग्रीन के नेतृत्व में जो ब्रिडेले हैं, बोसांके हैं, वह उदारवाद में आदर्शवादी संशोधन कर देते हैं। तो यही उदारवाद क्या हो जाता है, सकारात्मक उदारवाद में बदल जाता है। ठीक, अगला बिंदु क्या है, बोसांके हैं। बोसांके ने एक परिभाषा दी। बोसांके ने कहा राज्य उस चील की भांति है जो अपने बच्चे के ऊपर अपने पंखों का साया बनाए रखती है। बोसांके कहते हैं कि राज्य उस चील की भांति है जो अपने बच्चों के ऊपर
जो अपने बच्चों के ऊपर पंखों का साया बनाए रखती है। अर्थात बोसांके ने कहा कि राज्य के अंतर्गत जो व्यक्ति हैं उनके नैतिक जीवन में, उनके विकास में जो भी बाधाएं आती हैं उसे वह दूर करती है, अपने बच्चों की तरह उसका पालन पोषण करती है। वहीं ये जो बोसांके हैं उसी को ध्यान में रख के जो परिभाषा दी है, बोसांके ने कहा राज्य उस चील की भांति है जो अपने बच्चों पर अपने पंखों का साया बनाए रखती है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ तक आज चर्चा कर लिए। राज्य के कार्य से संबंधित जो भी सिद्धांत थे हमने उसकी चर्चा आज कर ली है। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में कि राज्य के कल्याणकारी कार्य क्या है, कल्याणकारी राज्य होता क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि राज्य का जो कल्याणकारी राज्य है उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।